अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की जो कवर करती हैं जी न्यूज़ के लिए नुमाइंदा मरीम नवाज़ मौजूद हैं। आज इलेक्शन की डेट बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से भी फ़ाइनल हो गई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपने साथी जजेस जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ मिलकर इस मोअज़्ज़ज़ बेंच ने ये डेट फ़ाइनल की है और उसमें बड़े कुछ अहम उन्होंने चीज़ें ऑर्डर में लिखवाई। ये प्रोसीजर सारा किस तरह से चला ये आपको हम बताएंगे, अभी मरीम से बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक जो बात जो कम अज़ कम मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग थी, मरीम से भी इससे पूछेंगे। जो अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी मीडिया को ये समझाने की कोशिश की है, बल्कि हदायत देने की कोशिश की है कि आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें। तो ज़रा उस पर बात करेंगे कि ये मीडिया को मुस्बत रिपोर्टिंग का क्यों कहा जा रहा है। ज़रा ये ज़रूर आज बात करेंगे इसके ऊपर। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो कुछ कहा, उन्होंने कोर्ट रूम में कहा कि कोई इसका जवाब देना चाहता है हमारे मीडिया वालों की तरफ देख के। तो हमने कहा कि हम रोस्ट्रम पर नहीं, हम अपने पिच पर ही आके जवाब देंगे, बजाय इसके कि हम उनकी पिच पर जाके खेलते। तो इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेकिन पहले मरीम नवाज़ की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के ऑर्डर में क्या था, कौन सी अहम ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने आज के ऑर्डर में दी हैं। सदर आरिफ अलवी के बारे में, पिछले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के बेंच के बारे में बड़े दिलचस्प उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। उसके बाद ज़रा असल टॉपिक पे आएंगे, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मीडिया के बारे में फरमाया, और फिर मीडिया का जवाब भी उनके लिए हाजिर होगा अनसेंसर्ड। तो मरियम, आज के जो समात थी उसमें एक तो 2 दफ़ा ब्रेक ली गई। अटॉर्नी जनरल पहली दफ़ा मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेके आए इलेक्शन कमीशन के और दीगर। फिर उनसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि आप सदर साहब से भी लेके आए इस बात का प्रूफ कि उन्होंने ये डेट एग्री किया। ये ना हो कि कल वो अपनी बात से मुकर दें, मतलब मुकरने का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अपनी बात से कह दें कि मैंने तो कहा ही नहीं था। क्योंकि वो एक दफ़ा ज़ाहिर बात है ना कर चुके हैं कि वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उन्होंने बाद में ट्वीट कर दिया कि मैंने तो साइन ही नहीं किया था। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि आप वो लेके आए। फिर उसके लिए दूसरी दफ़ा ताख़ीर हुई, फिर वो आए और उन्होंने वो जमा करवाया। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब वैसे तो बहुत क्लियर थे, उन्होंने कहा कि जो हम ऑर्डर आज देंगे वो पत्थर पर लकीर होगा। तो क्या उन्होंने पत्थर पर लकीर खींची है, ज़रा वो आप अगर व्यूवर्स को बता सकें। पहली बात तो ये है कि कल की जो मुशावरत हुई, पूरा अमल चला, 8 फरवरी 2024 की आम इंतखाबात के लिए तारीख दी गई, वो बिल्कुल क्लियर थी। उसके बाद आज जब हुक्मनामा लिखवाना चीफ जस्टिस ने शुरू किया, तो ज़ाहिर है उन्होंने पहले जो उनके सामने मुद्दे रखे गए थे कि फ़लाँ के वकील ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, उस पर हुआ। इंटरेस्टिंग जो है वो तब ऑर्डर में ट्विस्ट आया जब उन्होंने आइनी ज़िम्मेदारियों के बारे में पैराग्राफ्स में लिखवाया, और उसमें उन्होंने कहा कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर रहे और अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, और किसी के ख़िलाफ़ कोई एक इदारा दूसरे इदारे की हदूद में मुदाखलत ना करे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गैर ज़रूरी तौर पर ये इंतखाबात का मामला था जो कि लाया गया। उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं, यानी अदालत ये समझती है कि ये जो मामला था ये इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान हल हो जाना था, लेकिन इसको गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी कोशिश की और ख़ुद को रोका कि वो किसी की भी हदूद में मुदाखलत ना करे, और फिर उन्होंने किसी की हदूद में मुदाखलत नहीं की, बल्कि सिर्फ एक मीडिएटर का जो है वो सहूलतकार का जो है वो रोल प्ले किया दोनों जो पूरा इंतखाबी अमल था, यानी तारीख देने वाले मामले के अंदर। उसके बाद उन्होंने इदारों के आइनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उस पर ऑब्जर्वेशन लिखवाई हुक्मनामे में, और उसमें ये कहा कि तमाम जो इदारे हैं आइन के मुताबिक कायम किए गए, उनका काम है कि वो अपने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। फिर उन्होंने जो आज के दिन, यानी आज 3 नवंबर है, तो उन्होंने कहा कि आज से 15 साल पहले इसी दिन आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की गई थी, और आइन की जो ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जाती हैं, अगर उसको देखा जाए तो उसके जो असरात हैं वो बड़े संगीन होते हैं और वो बड़े दूररस होते हैं। पूरा मुल्क जो है वो उन असरात की लपेट में आता है, और हमें चाहिए कि हम अपनी आइनी जो हिस्ट्री है उससे सीखें। फिर उन्होंने वो जो आइन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हुई उसके ऊपर लिखवाया, और फिर वो उन्हीं आइनी ख़िलाफ़ वर्जियों के तनाजुर में पिछले साल जब PTI की हुकूमत गई, इमरान खान को हटाया गया तहरीक अदम एतमाद के बाद ओहदे से, उसका भी जिक्र किया और कहा कि कभी हमारा माजी ये भी है कि अदालतें भी गैर ज़रूरी तौर पर जो आइनी मामलात हैं, अपनी जो आइनी हदूद हैं उनसे तजावुज़ करती नहीं। उन्होंने कहा कि इस अदालत ने तहरीक अदम एतमाद के मामले पर नोटिस लिया, हालांकि वो एक ऐसा मामला था कि जो कि असम्बली में ही हल हो जाना चाहिए था। असम्बली के जब
जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जब वो एक बंदे को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से मतलब लुब्बे-लुबाब ये था कि हटा रहे हैं, तो उसको रेज़िस्ट नहीं करना चाहिए था। फिर उन्होंने सदर मुमलिकत के बारे में बड़ी ठोस ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत जो हैं वो एक अहम आइनी ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, और जो जितने अहम आइनी ओहदे पर फ़ाइज़ होता है उतने ही अहम ज़िम्मेदारियाँ भी उसकी होती हैं और बोझ भी उस पे होता है। उन्होंने कहा कि वो हैरान हैं और इस बात पे उनको ताज्जुब हुआ कि जब पिछले साल इमरान खान ने अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले असम्बली तहलील करने की समरी भेजी, तो वो सदर ने मंजूर कर ली, जो कि उनका इख्तियार नहीं था। लेकिन अब जब इंतखाबात की तारीख थे ना, उनका इख्तियार था, तो वो उन्होंने नहीं दी। फिर उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत इससे मुतालिक जो मामला है, क्योंकि वो पहले भी ऑब्जर्वेशन दे चुके थे हुक्मनामा लिखवाने से पहले कि किसी भी इलेक्शन कमीशन या अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो सदर मुमलिकत की दस्तखत शुदा दस्तावेज़ात अदालत में पेश किए गए, उनमें किसी आइनी शिक का हवाला नहीं दिया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ाहिर है कि आप चाहते हैं कि हम आइनी शिकों में ना पड़ें, और अगर ये मामला हमारे सामने आइनी तशरीह का दोबारा आता है तो उसको देख लेंगे। फ़िलहाल उन्होंने खुद को किसी और वक्त के लिए उठा रखेंगे। बिल्कुल, उसको सिर्फ महदूद कर दिया इंतखाबात की तारीख से मुतालिक। फिर तमाम एडवोकेट जनरल्स को बुलाकर पूछा कि वो तमाम सूबों में इंतखाबात की तारीख पर रजामंद हैं। उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की, उनके बारे में लिखवाया गया। फिर आखिर में हुक्मनामा मुकम्मल हो गया, पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है कल जो सारा मुशावरती अमल रात से जो चल रहा था। वो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस टॉपिक पर आने से पहले उन्होंने वो पिछले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब वाली कोर्ट का भी कुछ उन्होंने उस फैसले के बारे में कहा कि कोर्ट हमारे सामने कोई ऐसा कानून और आइन में कोई ऐसी शिक नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार देती हो। तो ये मेरे ख्याल में उनका इशारा जो पिछला चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की तरफ से जो 14 मई वाला इलेक्शन की डेट मुकर्रर करने का फैसला था पंजाब के इलेक्शन, ये उस तरफ था, शायद वो कुछ उस तरफ कह रहे थे। इससे मुतालिक तो वो ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी जो है वो दे चुके हैं केस के दौरान भी, और इनफैक्ट एक दफ़ा तो उन्होंने उनकी बातों से ये बिल्कुल साबित था कि उन्होंने कहा कि मैं तो उस फैसले को मानता ही नहीं हूँ। तो अदालत की जो गैर ज़रूरी मुदाखलत है दूसरे मामलात के अंदर इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक, वो उसी के बारे में एक ऑब्जर्वेशन थी कि वो नहीं समझते कि अदालत को उन सारे मामलात में उलझना चाहिए। जो जिस इदारे का काम है वो इदारा वो काम करे। उन्होंने वाज़े तौर पर ये बात बार बार ऑर्डर में मुख्तलिफ़ अल्फाज में लिखवाई, और फिर उसके बाद आखिर में कुछ डायरेक्शन जो हैं वो आपके मेरे लिए भी आ गई। बिल्कुल, वो ज़रा डायरेक्शन मरीम नवाज़ बताइएगा, फिर उसके बाद मैं अपना ज़रा उस पर एडिटोरियल कमेंट दूंगा और मैं चाहूँगा आप भी अपना एडिटोरियल कमेंट दें। तो क्या डायरेक्शंस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मीडिया के बारे में इलेक्शन कमीशन को दी? हुआ कुछ इस तरह कि हुक्मनामा ही लिखवाया जा रहा था, तो जो इंतखाबात की तारीख और इंतखाबी अमल से मुतालिक लिखवा रहे थे, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील जो सजील शहरयार है उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो इलेक्शन प्रोग्राम है वो कब अनाउंस होगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही जो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी तो इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस कर देंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने एकदम से उनको याद आया कि मीडिया भी है और ऑब्जर्वेशन नहीं दी उसके बारे में, तो वो हुक्मनामे में तो नहीं लिखवाई, लेकिन उन्होंने ओवरऑल ये कहा कि मीडिया में अगर कोई शकूक शुबहात, उन्होंने मतलब कहने का मतलब ये था कि अब ऑर्डर आ गया है, उस ऑर्डर पे हर सूरत अमल होना है, कोई डिले नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई ताख़ीर नहीं की जाएगी। उन्होंने वफाकी हुकूमत को अपने ऑर्डर के अंदर ये ताकीद भी की है कि जो तारीख दे दी गई है अब वो हतमी उस पर अमल होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है वो ये मीडिया के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंगली कहा कि ये नहीं होगा कि कोई भी एंकर या रिपोर्टर माइक पकड़ के ये कह देगा कि उन्हें शक है कि इंतखाबात नहीं होंगे और इंतखाबी अमल जो है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि जो मीडिया है वो आज़ाद ज़रूर है, लेकिन आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि जिसके जो दिल में आए वो कह दे और वो शकूक शुबहात क्रिएट करे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को ये कहा कि आप ऐसा करें कि अगर आपको लगता है कि कोई इंतखाबात की तारीख के बारे में शक फैला रहा है मीडिया के ऊपर, तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और पेमरा को जो है वो लिखें या अटॉर्नी जनरल के ज़रिए उस चैनल या उस एंकर या उस स्पेसिफिक मीडिया पर्सन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। फिर अदालत में जो बैठे, जाहिर है कि एक बड़ा केस था, बहुत ज़्यादा सहाफ़ी मौजूद थे, उनसे कहा कि कोई इस बारे में ओपिनियन देना चाहता है तो जाहिर है कि हम अदालत में जाके रोस्टम पे अपनी ग्रिलिंग मज़ीद नहीं करवा सकते, ऑलरेडी काफ़ी हो रही है। तो वहाँ पर तो किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब आखिर में एक और बात भी उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये अगर किसी मीडिया पर्सन को अगर कोई शकूक शुबहात लग रहे हैं तो वो अपनी बीवी को बता दे घर जाके कि उसको लगता है इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन टीवी पर स्क्रीन पर बैठकर कैमरे के सामने बैठकर नहीं कहेगा। ये भी उन्होंने एक सहाफ़ियों को सहूलत ऑफ़र की कि आप ख़बर घर पे बीवी को दे दिया करें, ये भी एक ऑप्शन तो उन्होंने दिया। वैसे वो उन्होंने कैथारसिस का ऑप्शन ज़रूर दिया कि अगर किसी को बहुत ही, आपको पता है जब हम रिपोर्टर्स के पास या सहाफ़ियों के पास ख़बर आती है तो
हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, हम कहते हैं बस किसी तरह ख़बर निकले। तो वो उन्होंने फिर ऑप्शन उसको हमें अंडरस्टैंड करते हुए दे दिया कि नहीं नहीं आप ऐसा कीजिएगा, किसी दोस्त को या अपने लाइफ पार्टनर को बता दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ क्योंकि आप आवाम, आपकी बात जो है उससे आवाम पे असर होता है और उससे आवाम की ओपिनियन मेकिंग होती है, तो बेहतर है कि आप अपने ऑप्शंस को और अपने शकूक को, शुबहात को अपने दिमाग तक महदूद रखें और उसको आवाम में ना लेके जाएं। तो ये बड़ी क्लियर उन्होंने जो है वो डायरेक्शन दी मीडिया के लिए। आई होप सो अब सब फॉलो करेंगे वो जो सारों की एक्सक्लूसिव्स होती हैं ना किसी बुनियाद के ऊपर, वो बड़ी खैर अब मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी कोई सहाफ़ी ख़बर बग़ैर तस्दीक किए अपने सोर्स से कंफर्म किए और किसी भी चीज़ को के शक के बग़ैर ही देता है जब वो 100% श्योर होता है। मैं तो ये समझती हूँ जो असल में सहाफ़ी हैं वो यही करते हैं। अगर उनको उनका टारगेट कोई और तरह के सहाफ़ी थे तो आई थिंक वो मेंशन कर देने चाहिए थे। ये नहीं हो सकता कि वो जिस तरह कहते हैं ना खुद भी कि नहीं आप जनरलाइज बात ना करें, अदालत में बार बार कहते हैं ना पर्टिकुलर बात करें, पर्टिकुलर बात करें, तो फिर आप भी पर्टिकुलर बात करें। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही एंगल से सबको देखें। आप इस मुल्क के सबसे बड़े आला ओहदे पे बैठे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन से भी आवाम की ओपिनियन शेप होती है। हमने तो एज इट इज़ जो आपने ऑब्ज़र्व किया वो भी चला दिया, चाहते और इतने ही बदनीयत होते तो हम उसको अपने पास तक रोक लेते। लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई भी सहाफ़ी बग़ैर तस्दीक किए कोई भी चीज़ उठा के कहीं भी शेयर कर देता है। और ये जो रिमार्क्स थे आई थिंक थोड़े केयरफुली आ जाते तो फ़ायदा हो जाता, लेकिन अब सुनने हमारे जवाब यही हो सकता। मैं मरीम की बात को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ कहूँगा, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को बरह रास्त मुखातिब करके कहूँगा। काजी साहब, हमें इससे पहले ना 2018 में जो DGISPR होते थे ना, मेजर जनरल आसिफ गफूर, आजकल वो कोर कमांडर कोयटा हैं, अब लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं। वो फैज़ाबाद धरने में उनका भी कहीं ना कहीं ज़िक्र खैर है। वो उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि मीडिया मुस्बत ख़बरें दे, क्योंकि वो इलेक्शन रिग करके इमरान खान को ले आए थे उस वक्त, ठीक है, और मईशत चल रही नहीं थी, मुल्क तबाही के रास्ते पर उस वक्त चल चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और उन्होंने कहा जी आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें 6 माह के लिए, लेकिन वो 6 माह वाली तारीख रात मीडिया पे आज 5 साल बाद भी वो तारीकी नहीं छट रही। हमें मुस्बत रिपोर्टिंग पे लगा दिया गया, ठीक है, या मुस्बत रिपोर्टिंग या झूठ बोलने पर लगा दिया गया, प्रोपेगेंडा करने पर लगा दिया गया। बराए मेहरबानी, आप पाकिस्तान के एक आईनी सतून के इस वक्त सरबराह हैं, आप माजरत के साथ जीम आपके भी ओहदे में है, जज है, लेकिन आप जनरल वाला काम मत करें। और दूसरी बात, हम जो सहाफ़ी ख़बर दे रहे होते हैं, हमें मुख्तलिफ ज़राए बोल रहे होते हैं बातें, हम उसकी बुनियाद पे वो बात कर रहे होते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर होगी, और ये हम लोग खबर दे रहे थे, हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई। माजरत के साथ आपकी आईनी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ये 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा सका, इंतखाबात ताख़ीर का शिकार किए गए, आइन तोड़ा गया। कल आपने और जस्टिस अतर मिल्ला ने बार बार कोर्ट रूम में कहा कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की ये खिलाफ वर्जी कर सकते हैं कि वो सदर के पास ना जाएं, और सदर कैसे आइन की खिलाफ वर्जी कर सकता है कि वो डेट मत दे। तो आइन तोड़ा गया ना, बताइए ना, इलेक्शन 90 दिन में हुए, और अभी भी हम लोग यहाँ पर शोर कर रहे थे कि ये इलेक्शन आगे लेके जाएंगे, इलेक्शन का मैटर टेकअप कीजिए। हमें आपकी इंटेंशन या आपके इस दिए गए फैसले पर डाउट नहीं है, लेकिन इस मुल्क में आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कुछ ऐसी गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं जो आइन में डिपार्टमेंट का दर्जा रखते हैं, लेकिन पूरे मुल्क पर बंदूक की ज़ोर पर रूल कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से ये इलेक्शन डिले हुआ है, 90 दिन से आगे गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हॉर्सेस माउथ से सुना हुआ है, ये नहीं कि मुझे मरियम ने बताया और मरियम ने किसी से सुना कि यहाँ पे हमें इलेक्शन से बहुत दिन पहले, ये गवर्नमेंट तहलील होने से बहुत दिन पहले कहा गया था उन्हीं इदारों के अफसरान की तरफ से कि मर्दमशुमारी CCI करेंगे, हम इलेक्शन आगे ले देंगे, और इलेक्शन आगे गया। ये जो मैं पिछले काफ़ी अरसे से कंसिस्टेंटली शोर कर रहा हूँ ना कि इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन डिले कर रही है, वो नहीं चाहती इलेक्शन हो। माजरत के साथ अगर मैं ये ना बोलूँ
जबकि मैं ये जानता हूँ ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शरीके जुर्म ना होता तो मुखबरी करता, मुझे खबर थी लुटेरों के सब ठिकाने की। ये शेर को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन यही कहानी है। तो इस मुल्क में अगर माजरत के साथ आप लोगों ने कहना है ना कि आइन अंडरमाइन होता है सहाफ़ियों के तबसरे की वजह से, ये सहाबियों के खबर देने की वजह से, तो नहीं होता अंडरमाइन। ये मुल्क के गैर मामूली हालात से इस वक्त भी गुजर रहा है, मैशत तबाह हो गई है। इस मुल्क में शख्सी आज़ादियों को रोन दिया गया है, जिसको दिल करता है उठा के ले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, उठा के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डाल देते हैं। वो एक नई ड्राई क्लीनिंग मशीन इस मुल्क में लगा दी गई है। इस मुल्क में फैसल वाडा जैसे लोग, जिनको हमारे जर्नैल साथ बिठा के टीवी चैनल मालकान को डिक्टेशनें देते हैं, फिर वो टीवी चैनलों पे बैठ के जिस किस्म के तबसरे करते हैं जमहूरियत के बारे में। क्या हमने आज से मेरे ख्याल में 3 दहाइयाँ पहले ही फीडर छोड़ दिया था? हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हमें मालूम है कौन क्या कर रहा होता है। तो हम किसी बुनियाद पे ये बात कर रहे होते हैं कि इलेक्शन डिले करने की साजिश हो रही है, और वो साजिश हुई और वो साजिश कामयाब हुई। अब इलेक्शन फरवरी 2024 में होना है, जो कि नवंबर के इस महीने में होना चाहिए था। तो आप हमें, सॉरी टू से, आप सब इदारे हमारे टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं, और वो जो टैक्स पेयर है उसके पास आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी और आप लोगों की परफॉर्मेंस जानने का ज़रिया हम सहाफ़ी होते हैं, क्योंकि हम आपके ऐवानों से उनको इन्फॉर्मेशन ले जाके देते हैं। अगर आप हमें ही बता देंगे कि आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, मीडिया को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करना, तो ये हमारा रोल नहीं है। वी आर वॉच डॉग्स, वी आर नॉट लैप डॉग्स। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और मैं आपकी इज़्ज़त बुनियादी तौर पे आज खुल के कहता हूँ, आपकी अहलिया सरीना ईसा की वजह से करता हूँ, क्योंकि जो मुश्किल आपने काटी फैज़ाबाद धरने का फ़ैसला देने पर, आपने तो बहुत मुश्किल से गुज़रे, लेकिन आप फिर भी बंद कमरों में थे। मिसिस सरीना ईसा को कटहरे में खड़ा किया गया, FBR की पेशियाँ कटवाई गई, उनके साथ जो सलूक किया गया, तो मैं उनको इस वजह से एडमायर करता हूँ कि शी इज़ एन आयरन लेडी। वो खड़ी नहीं, शी स्टूड बाय हर वर्ड्स, और उन्होंने आज वो दिन आपको भी दिखाया कि आप इस ओहदे पर बैठे हुए हैं। उस वक्त भी हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे। आप प्लीज़ हमें मत बताइए हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हमने कैसे रिपोर्ट करना है। हमने आप पर भी तनकीदी रिपोर्टिंग करनी है, उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप इतनी सी बातों के ऊपर इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट होने लग गए हैं, तो सॉरी टू से, आपके अभी 11 माह बाकी हैं। आपको तो फिर हमें हर हफ्ते कंटेम्प्ट नोटिस करना पड़ जाएगा, और अगर आप करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है। हम वो कंटेम्प्ट नोटिस फेस करने को तैयार हैं, कोर्ट में आने को तैयार हैं, अपनी बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इधर हम बात करने से बाज नहीं आएंगे। मामूली सहाफ़ी हैं, ठीक है, लेकिन हम कोई इस तरह के छोटे लोग नहीं हैं कि हम लोग अपनी गलती का एतराफ़ ना करें, और अगर हमारे कोई राइट्स हैं तो हम उनको ताकतवर लोगों को इसलिए सरेंडर कर दें, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो, कि वो बड़े बाइख्तियार लोग हैं और उनकी तरफ से डायरेक्शन आ गई है। ये तो नहीं करेंगे, अपने काम को जारी रखेंगे, इसी तरह करेंगे। आपसे बड़ी हम्बली दरख्वास्त है कि आप बराए मेहरबानी लॉयर्स को उनकी जॉब बताइए, वो आपके आगे आते हैं, अगर तैयारी करके नहीं आते बिल्कुल उनकी जॉब बताइए। अपने साथी जजेस को बताइए अदलिया में क्यों मुकदमों का इतना बैकलॉग है और पाकिस्तानी अदलिया क्यों गिर के 130वें नंबर पर पड़ी हुई है। लेकिन मीडिया की जॉब हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया ठीक जॉब करता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग मत हमें डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि आप लोग अकाउंटेबल हैं हमारे ही इस कलम और इस कैमरे के आगे। उसको ही आप लोग अगर खामोश कर देंगे तो फिर बचेगा क्या। मरीम, आप कोई बात ऐड करना चाहेंगी प्लीज़, अगर आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो जो बार बार कह रहे थे ना कि नहीं पॉजिटिव रहें, हमारे प्रोफेशन की बुनियाद नहीं है ऐसी कि हम पॉजिटिव रह सकें। हमारा काम ही क्रिटिकल होना और क्रिटिसिज्म है ताकि सब सीधे चल सकें। एंड आई जस्ट वांट टू, सॉरी टू से, लाइक बुरा नहीं लगे किसी को, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहती हूँ कि उन्होंने ज़रूर
कई दफ़ा कहा कि मीडिया ये करता है वो करता है, लेकिन उन्होंने हमेशा साथ में एक बात ऐड की बैलेंसिंग के लिए कि क्रिटिसिज्म किसी भी तरह का हो वो उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि आप उन्होंने जिस दिन वो जा रहे थे उस दिन भी उन्होंने बिल्कुल एंड जो स्पीच थी उसमें हमें ये कहा कि आप लोगों की वजह से आई जस्ट स्टूड स्ट्रेट, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक सिमत पे चला, दो के वो सिमत हमने तय नहीं करनी, वो तारीख बताएगी। लेकिन उन्होंने कभी भी मीडिया के बारे में ऑब्जर्वेशन देते हुए बहुत रिलक्टेंट रहे। तो आई थिंक किसी भी चीफ जस्टिस को बहुत खुले दिल, बहुत बड़े दिल के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उन चीफ जस्टिस को जो कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आर्टिकल 19 और 19A हमें कितना एम्पावर करता है, और आप उसके बारे में रिसेंटली जजमेंट दे चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि आप इस तरह की बात करें। आई होप सो अगर उन्होंने ये कर दिया है और इस क्रिटिसिज्म के बाद आई थिंक कि वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये उनकी जॉब नहीं है मीडिया को बताना कि हम पॉजिटिवली रिपोर्ट करें, हम ये रिपोर्ट करें और हम ये रिपोर्ट ना करें। अगर इलेक्शन कमीशन ने हीले बहाने किए और इसके बाद भी कुछ लेट किया तो हमारा टोटली राइट है कि हम आवाम को बताएं कि उनके राइट्स किस तरीके से जो है वो एब्रोगेट हो रहे हैं। तो आई थिंक उनको रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो हम सब के जवाब तो उन तक पहुंच गए होंगे। अगर वो कल को फिर से ये कहें कि आप बाहर जाके तकरीर कर देते हैं और अदालत में आके नहीं कहते, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मीडिया वाले का ये भी काम है कि आपके सामने रोस्टम पे जाके ये बताए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ही गैर मुतल्लिका बात हो जाती है। और वो जब आप आईनी हदूद की और दायरे की बात करते हैं तो वो फिर हम उससे बाहर निकलते हैं। अगर हम आपके सामने आके कोई बात करें तो वो हमें सूट नहीं करता। हम आपको इसी फोरम पे जवाब दे सकते हैं जिस पे हम खड़े हैं, और वो हम दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया मरीम नवाज़। जाते जाते चीफ जस्टिस कादी फायद साहब, सहाफ़ियों की लॉयल्टी सिर्फ आईने पाकिस्तान के साथ होती है, ना किसी सियासी जमात के साथ होती है, ना किसी इदारे के साथ होती है, ना किसी शख्सियत के साथ होती है। तो हमारे पर कभी डाउट मत कीजिएगा कि हम आइन को अंडरमाइन करना चाहेंगे। हम तो जब आइन की खिलाफ वर्जी होती है तो हम शोर शुरू करते हैं, जैसे हमने शोर शुरू किया कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने जा रहे और ये आगे किए जा रहे हैं, और वही हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीटीवी से पॉजिटिव रिपोर्टिंग की ज़रूरत तो रखिए, वो कर भी रहा है, लेकिन हमसे मत रखिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।